एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करना है तो इन 80 प्रश्नों का साथियों एक पूरा मॉक टेस्ट अवश्य देख लीजिए और इन मॉक टेस्ट के साथियों सभी प्रश्नों को अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो साथियों फतेह आपकी तय है, यानी कि जीत आपकी तय है। यानी कि जितनी भी वैकेंसी है उसमें से एक सीट आपकी अवश्य हो जाएगी, फाइनल कट ऑफ में आपका नाम अवश्य आ जाएगा अगर इन 80 प्रश्नों को आप सभी लोग अपने मनो मस्तिष्क में बैठा लेते हैं। तो क्लास साथियों शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग 20 प्रश्न हिंदी के देखेंगे जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे और साथियों मैथ के 20 प्रश्न होंगे। देखिएगा क्या आपका लेवल है और अगर ऐसा ही सेम पेपर आ जाता है तो कितना स्कोर आपका बैठता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से। मैं कह सकता हूं बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। तो साथियों क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इस पूरे मॉक टेस्ट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दीजिए और मजबूत कर लीजिए अपनी तैयारी को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कार्यक्रम कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि साथियों अधिकांश शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें, यहां पर एक शब्द हो गया अधिक और यहां पर एक शब्द हो गया अंश। तो अधिक की अगर विलोम की बात करें तो साथियों क्या होता है, अल्प होता है। यानी कि अधिक का विलोम तो अल्प होता है और अंश जैसे ही लिखा है वैसे ही आ जाएगा। तो अधिकांश का विलोम क्या हो जाएगा, अल्पंश हो जाएगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर साथियों बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि जीवंश का विलोम क्या होता है, जैसे कि जीव यहां पर लिखा हुआ है और अंश लिखा हुआ है, तो जीव का विलोम तो मृत होता है। अंश है तो मृत में भी अंश हो जाएगा, यानी कि मृतांश हो जाएगा। जीवांश का विलोम मृतांश और अधिकांश का विलोम अल्पांश। उसके बाद देखिए साथियों के रिक्त स्थान को भरना है। एसएससी जीडी की अगर बात करें, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था ना, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे खाली जगह। मैं आपको हर एक मॉक टेस्ट में कराता हूं कम से कम 2 से 3 प्रश्न खाली जगह वाले। तो यहां पर साथियों आपको बताने कि क्या यहां पर साथियों आप लोग भरेंगे। आपने मेरे किसका उत्तर नहीं दिया, बात का, कविता का, पत्र का या चिट्ठी का, तो कहा जा सकता है साथियों पत्र का उत्तर नहीं दिया, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। विहंग का पर्यायवाची साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है। तो विहंग तो साथियों हम लोग किसे कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए यहां पर आपको कहां पर त्रुटि लग रही है। क्या विश्वास होता है या विश्वास होता है। तो विश्वास होता है ना, इसलिए त्रुटि कहां पर होगी, ऑप्शन नंबर डी वाले में होगी। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बहुत काम करते रहना, इसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, क्या हो सकता है। देखिए आपने जो भी चुनाव होते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि ये जो है वो बहुत ही कर्मठ है, जुझारू हैं। तो कर्मठ की अगर बात करें, वो जहां पर जो एक कर्मठ शब्द लिखा होता है ना, कर्मठ का मतलब ये होता है कि बहुत काम करने वाला। यानी कि अगर आप इनको वोट दोगे तो ये बहुत काम करेंगे आपके नगर के लिए। ठीक है, तो कर्मठ का मालूम पड़ गया मतलब क्या होता है, बहुत काम करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पक्षी का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या होता है, बताइए। तो पक्षी का साथियों समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो पखेरु यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था कि विहंग मतलब क्या होता है, तो विहंग मतलब भी पक्षी होता है। ठीक है, पक्षी कह सकते हैं, विहंग कह सकते हैं, पखेरु कह सकते हैं। अच्छा, नभचर मतलब क्या होता है। नभचर में मतलब नभ में चर करने वाला, तो नभचर मतलब भी पक्षी ही कहते हैं। उसको चिड़िया भी कहते हैं और उसको खग भी कहते हैं। तो इतने पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन कीजिए। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। कवित्री की अगर बात करें तो कहां पर सही लिखा हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे कवित्री लिखा जाता है। ठीक है, तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जटिल का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होता है, बताइए। तो जटिल का विलोम तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सरल होता है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, अगर आपसे कठिन का विलोम पूछा जाए तब भी सरल होगा और जटिल का विलोम पूछा जाए तब भी सरल होगा। संयुक्त के विलोम की अगर बात करते हैं तो साथियों पृथक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कम बोलने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए एक ऐसा बंदा है जो बहुत अधिक बोलता है, उसको तो कहा जाता है वाचाल, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर बात करें, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। लेकिन अगर यहां पर कम बोलने वाले की बात करते हैं तो मितभाषी कहा जाता है। आपको 3 याद रखना है,
कम बोलने वाले को मितभाषी, अगर बात करें जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी, अगर बोले जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक है ना? इतनी जानकारी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। गागर में सागर भरना ये एक मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें साथियों एक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये मॉक टेस्ट दे रहा हूं 80 प्रश्नों का। अब एग्जाम में साथियों अगर इस मॉक टेस्ट से 40 के 40 डिक्टो क्वेश्चन छाप लिए गए तो कहा जा सकता है गागर में सागर। यानी कि मैंने गागर के समान एक छोटा सा मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको इतना ज्ञान दे दिया कि वो सागर आपके लिए बन गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो कहा जा सकता है थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना साथियों क्या कहलाया जा सकता है? गागर में सागर कहलाया जा सकता है। मतलब दिया तो मैंने एक मॉक टेस्ट, लेकिन उसमें इतनी आपको जानकारी भर दी कि वो 10 मॉक टेस्ट के बराबर है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि सही बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो स्वादिष्ट आपको बहुत सारी चीजें लगती होंगी, जो भी आप खाना पीना पसंद करते हैं। तो स्वादिष्ट शब्द लिखा कैसे जाता है? तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशित होगा। या आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी आशा की गई हो उसको कहते हैं साथियों प्रत्याशित, और जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए, क्या साथियों डालकर ले गए? ये आपसे पूछा जा रहा है। पाजिब, बेड़ियां, घुंघरू या हथकड़ियां। तो अगर ये, और ये प्रश्न साथियों पिछली बार एसएससी जीडी का ही ये प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य की अगर बात करें तो विलोम शब्द साथियों क्या होता है? सामान्य का। तो सामान्य का साथियों विलोम क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताने की कोशिश। तो अगर आपका आंसर यहां पर विशिष्ट है ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों इसमें समस्त प्रमाणी मात्र का कल्याण निहित है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन है? अच्छा, भाग में त्रुटि है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में त्रुटि है, और वो त्रुटि आपसे साथियों पूछी जा रही है, बताइए। देखिए इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। होना क्या चाहिए? इसमें समस्त क्या? इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण नहीं बल्कि प्राणियों का कल्याण निहित है, ये होना चाहिए। इसलिए कहां पर त्रुटि है? ऑप्शन नंबर ए वाले में त्रुटि है, और यही आपका राइट आंसर है। सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या होता है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए 2 से 3 पॉइंट यहां पर बताऊंगा, आपको ध्यान रखने, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, सूर्योदय के पहले का समय जो कहलाता है वो उषा काल कहलाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दोपहर के पहले का समय अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों पूर्वाहन कहलाता है। क्या? पूर्वाहन कहलाता है दोपहर के पहले का समय। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। इतने से पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। अब यहां पर भी साथियों कुछ कुछ ना कुछ त्रुटि आपको लग रही होगी, तो क्या आना चाहिए बताइए। चलिए, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, या होना चाहिए उसकी नहीं है? तो यहां पर क्या आना चाहिए साथियों? उसकी नहीं है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके पैर में लग गई। अब बताइए पैर में साथियों क्या लग सकती है? घुन लग सकता है, या ठोकर लग सकती है, कांटा लग सकता है, या टक्कर लग सकती है? तो सबसे सटीक मुझे जो लग रहा है साथियों वो ठोकर यहां पर शब्द जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरी सामान्य ज्ञान के गोल्डन क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका राइट आंसर कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना साथियों भारत के, यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये जानना कंपलसरी है कि जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना, उसका गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। तो आपको ध्यान रखना है साथियों 28 जनवरी 1950 को क्या होता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड ये एक पुस्तक है, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये समझ लीजिए। हर बार हर एग्जाम में हर साल की अगर बात करें तो 3 से 4 हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब हर एक एग्जाम में, मैं किसी स्पेशल एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा
रहा हूं। तो अगर बात करते हैं साथियों राजेंद्र प्रसाद की, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अभी आपने देखा था कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों इसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको एम फातिमा बीबी का नाम ध्यान रखना है, ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों बिहार की, जब हम बात करते हैं तो मधुबनी कला कहाँ की साथियों प्रसिद्ध है? बिहार की प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 15 मार्च की, तो आपको ध्यान रखना है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 26वें नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देख लेंगे और बता देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। पूछा आपसे जा रहा है कि साथियों दक्षिण भारतीय वंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा, जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? एक बात करें अगर ना तो बहुत ही टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है कि जो सौर सेल होते हैं ना, इसका निर्माण करने के लिए हम कौन सी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? अगर बात करता है यहां पर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा का नाम आता। गंगा कितनी लंबी है? तो 2525 किलोमीटर लंबी है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन दक्षिण गंगा की यहां पर बात की गई है, इसलिए गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। उसके बाद देखिए बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? हिमालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र से संबंधित है ये एक यूएनडीपी, बहुत आपने नाम सुना होगा। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो यूनाइटेड नेशन डी रेगुलेशन प्रोग्राम, तो मैं कहूंगा नहीं। यूनाइटेड नेशन डिफॉल्टिंग प्रोग्राम नहीं। उसके बाद लिखा है डी डिसाइंफ्लेशन प्रोग्राम नहीं साथियों, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साथियों किसकी फुल फॉर्म है? तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 1992 में हुआ था। अगर बात करें ये किससे संबंधित है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल एकदम तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर साथियों आप एग्जाम तक इस चैनल से टच में रहते हैं और जो कंटेंट आपको दिया जाता रहेगा उसको आप वॉच करते रहेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहेंगे। अगर आप उसको सिर्फ सुन लोगे ना कहीं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से साथियों बोला जाता है जो भी आप सुनते हो वो आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, प्रश्न आपके सामने आएगा तो तुरंत आपका माइंड उसका उत्तर देगा, आप नहीं, आपका माइंड उसका उत्तर देगा, आपका मन उसका उत्तर देगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक साथियों कंसंट्रेशन के साथ आपको क्लास को अटेंड करना है, ठीक है ना। पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कितने थे साथियों? 6 तो मौलिक कर्तव्य, 6 तो मूल मौलिक अधिकार थे, और अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 थे, आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। महाअधिवक्ता की अगर बात करें तो किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाअधिवक्ता की बात आई है साथ यहां पर, इसलिए राज्यपाल यहां पर आपका राइट आंसर होगा। यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे महाअधिवक्ता को अपने पद पर बना रहने के लिए कह सकता है, जिनका आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। साहित्य अकादमी की अगर बात करें साथियों, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए साथियों, अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को एक बार लाइक ना किया हो तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों अगर बात करें बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप एग्ज़ाम को सीरियसली तरीके से साथियों ले रहे हो ना, और आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है, हर हालत में क्रैक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ मेरे 7 मॉक टेस्ट देख लेने हैं। मेरे 7 मॉक टेस्ट को देखने के बाद आपकी जीत पक्की हो जाएगी, यानी कि एसएससी जीडी में एक सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता।
साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना साथियों कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1954 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है? अगर बात करें साथियों, मैं आपको एक राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर जयपुर है, यानी कि जयपुर में ही हवा महल है। तो वहां पर घूमने का बहुत मन करता है, मेरा भी करता होगा, आपका भी करता होगा। तो राजस्थान का एक लोक नृत्य याद रखेंगे, घूम यानी कि घूमर। मैंने एक शब्द कहा ना, घूमने का बड़ा मन करता है, तो घूम आया यहाँ पर। तो घूमर अगर आपसे पूछे कि कहाँ का साथियों एक नृत्य है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी ने बताया था कि राजस्थान में बहुत घूमने का मन करता है। तो आपको रिलेट आंसर आ जाएगा, आपका मन तुरंत बोल देगा कि घूमर का संबंध राजस्थान से है। आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त या 2 जून? तो 11 जुलाई आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगा खां कप की अगर बात करें, तो ये किस खेल में साथियों जीतने पर दिया जाता है? तो मैं कहूंगा हॉकी के खेल में जब कोई जीतता है तो उसको आगा खां कप दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलने से गंगा बनती है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर भागीरथी नदी भी आ रही है और अलकनंदा नदी भी आ रही है और ये दोनों मिल जाती हैं और साथियों गंगा का रूप ले लेती हैं? ऐसा देवप्रयाग है। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं और फिर उसके बाद से जो धारा बहती है वो गंगा नाम से जानी जाती है। निम्न में से किसने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? टॉप लेवल का साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। बताइए भाई साहब, चलिए। तो जब हम बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है रोजन का नाम, यानी कि डब्ल्यू जी रोजन ने साथियों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो पूरी रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको आप सभी लोग देखिएगा और इनका आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग बताइएगा। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है आंखें आंसू। जैसे कि आंखों का संबंध आंसू से है, उसी प्रकार किसका संबंध किससे होगा, ऐसा ऑप्शन में देखकर आपको बताना है। जैसे कि अगर बात करें ना, आंखों से साथियों क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो क्या भूख से रोटी निकलती है? नहीं। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, या हृदय से धमनियां निकलती हैं, या समुद्र से जल निकलता है? तो साथियों ये भी नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं ना, उसी प्रकार साथियों ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों कि उस आरेख को चुनना है आपको जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वातावरण है। तो अगर साथियों यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पर वातावरण है, तो वातावरण में ही सब कुछ होगा। जैसे कि वातावरण मान लीजिए ये हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन भी होगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग होंगी क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भाग नहीं है, ठीक है। मतलब वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए वातावरण के अंतर्गत ही ये दोनों होंगी। कैसे? लेकिन दोनों अलग अलग होंगी, इस प्रकार होंगी। इसलिए ऐसा साथियों कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए, आपसे साथियों कथन एक आपको दिया जा रहा है और निष्कर्ष आपको दिया जा रहा है। आपको बताना है कि चार निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। कथन लिखा हुआ है कि रॉय एक लड़का है, ठीक है। तो रॉय इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है। रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। दो जानकारियां दी गई हैं रॉय के बारे में, एक तो इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है, दूसरी जानकारी है कि रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या रॉय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है? भाई यहाँ पर तो इतिहास और राजनीति विज्ञान की बात की गई है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात की गई, इसलिए गलत हो जाएगा। रॉय इतिहास नहीं पढ़ता है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि कथन में कहा गया है कि रॉय इतिहास पढ़ता है। रॉय राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ता है, गलत है। कथन में दिया गया है कि रॉय जो है वो राजनीति विज्ञान पढ़ता है, ये भी गलत है। रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये सही है, कथन के अकॉर्डिंग है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि 414 है, 636 है। मतलब जैसे 414 का संबंध 636 से है, वैसे ये 325 का संबंध किस ऑप्शन से होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप इसमें साथियों 614 में से क्या करोगे, प्लस करोगे, कितने होंगे प्लस इसमें?
तो वो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो साथियों अगर बात करें 4 से यहाँ पर 6 हुआ है तो साथियों 2 बड़ा है। 1 से यहाँ पर 3 हुआ है तो 2 बड़ा है और 4 से यहाँ पर 6 हुआ है तो 2 बड़ा है। मतलब 2-2 बढ़ रहा है। अब इसमें भी अगर 2-2 बढ़ा के देखें और आंसर मिल जाए तो वही मेथड लगेगा। इसमें अगर 2 बढ़ाएँगे तो साथियों 5 आ जाएगा। इसमें अगर 2 में 2 बढ़ाएँगे तो साथियों 4 आ जाएगा और 5 में फिर 2 बढ़ाएँगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब 547 के ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए 44वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, पहले 1 है, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? उसके बाद 13 और उसके बाद 21 है। तो अगर ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, कभी भी साथियों आपकी सीरीज में शुरुआत के ऐसे नंबर लिखे हों 1 1 2, तो 99% कहा जा सकता है कि उसमें कौन सा मेथड लगा है, उसमें पहले वाले 2 नंबर को जोड़कर अगला नंबर आया है, ये वाला मेथड लगा है। कैसे लगता है ये वाला मेथड? शुरू के जो 2 नंबर है उनको जोड़ोगे तो तीसरा नंबर आएगा। बिल्कुल भाई साहब, ठीक है? शुरू के 1 को जोड़ा तो 3 आया। अब उसके बाद अगले 2 नंबर जोड़ोगे तो उसके अगला नंबर आएगा, मतलब 1 और 3 3 हो जाएगा। अब इसके ये वाले 2 नंबर जोड़ोगे तो ये नंबर आएगा, मतलब 2 और 3 5 हो गया। ये वाले नंबर जोड़ोगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 और 5 क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या ये सीरीज सही है? तो इन 2 नंबर को जोड़ लो, क्या उसके अगला नंबर आ जाए? तो बिल्कुल सही है, यानी कि 8 और 5 साथियों 13 ही होता है। बहुत बढ़िया। 13 और 8 साथियों 21 ही होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? साथियों कहा जा सकता है यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक? इस 7 को 8 कर लेंगे, कुल मिला के 8 यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एजेड है, फिर सी एक्स है, फिर एफ यू है, तो उसके बाद कौन से 2 लेटर आएंगे, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए इसमें साथियों आपको क्या यहाँ पर साथियों बताया जा रहा है, अगर बात करें ना, तो ए की अगर बात करें, ए 1 नंबर पर है, सी आपका 3 नंबर पर है और ये आपका 6 नंबर पर है। यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर 3 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाना चाहिए? 4 बढ़ाना चाहिए। यानी कि 4 बढ़ाना चाहिए तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पहले-पहले का देख रहे हैं साथियों, ठीक है ना? पहले-पहले का देख रहे हैं। तो ए से सी हुआ है, यानी कि 2 बढ़ाया है। सी से एफ हुआ है तो कितना बढ़ाया है साथियों? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, मतलब 3 बढ़ाया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर 4 बढ़ाएँगे। तो जब एफ में 4 बढ़ाएँगे तो कितना आना चाहिए साथियों? जे आना चाहिए और जे 10 नंबर पर होता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 26 पर आता है, ये आपका साथियों 24 पर आता है और ये आपका 21 पर आता है। यानी कि इसमें सबसे पहले 2 घटाया है, मतलब 2 घटाया है, 3 घटाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर 4 घटाएँगे और जब 4 घटाएँगे ना साथियों तो कितना आ जाना चाहिए? यहाँ पर साथियों 17 आ जाना चाहिए और 17 पर कौन-सा लेटर होता है? क्यू होता है। इसलिए जेक्यू के ऑप्शन में लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों रीजनिंग को करने बैठो तो आप लोग ये ध्यान रख लो कि ए की पोजीशन 1 पर होती है, बी की पोजीशन 2 पर होती है, उसी प्रकार जे की पोजीशन जो है वो क्यू पर होती है। मतलब ए से लेकर जेड तक की पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जेड जो है वो 26 पर होता है। मुझसे कुछ पूछो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा, मैं बता दूंगा। ठीक है ना? कि पी 16 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एम 13 पर होता है, जे 10 पर होता है, सब बता दूंगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्शन से साथियों प्रश्न है और डायरेक्शन वाला प्रश्न बहुत आसान होता है। ये लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत आसान प्रश्न, मेरा यकीन मानिए। अगर बात करें कि एक तन्वी एक लड़की है, पहले मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे क्या होती है। देखिए मान लीजिए आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको नहीं पता है कि सूरज किधर से निकल रहा है, मतलब पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिणी, कुछ नहीं पता है। क्या एग्जामिनर से पूछोगे कि सर मुझे तन्वी को चलाना है, बता दीजिए पश्चिम किधर है, तो उधर 10 किलोमीटर चला दूं मैं? ना। आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आप एक ऐसे 4 लाइन बनाओ और ऊपर ऊपर वाला जो होगा ना वो उत्तर ही होगा हमेशा। यह सीधे हाथ वाला होगा ना जो साथियों, वो हमेशा पूरब होगा। अगर इधर की बात करें तो ये पश्चिम आपका हो जाएगा और ये आपका साथियों दक्षिण हो जाएगा। दायां क्या होता है? 2 आपके हाथ होते हैं, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है। ये जो सीधा हाथ होता है ना साथियों, सीधा हाथ, ये सीधा हाथ ही हमेशा दायां हाथ कहलाया जाता है, पहली बात। उल्टा हाथ जो होता है, उल्टा हाथ, ये हमेशा कौन सा हाथ कहलाया जाता है? यानी कि बायां हाथ कहलाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन वाला पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक ट्रिपलेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ट्रिपलेट की यहाँ पर जरूरत नहीं है। चलिए
तो तन्वी एक लड़की है पश्चिम की तरफ, यानी कि आप यहाँ पर हो पश्चिम की तरह, इधर को है तो पश्चिम की तरफ साथियों हमने यहाँ पर आप हो 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ हमने तन्वी को चला दिया। फिर लिखा है दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, तो हमने नीचे की तरफ क्या कर दिया 10 किलोमीटर चला दिया दक्षिण की तरफ। उसके बाद लिखा है फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। पूरब किधर है साथियों, पूरब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लड़की, तो पूरब इधर ही तो जाएगी, तो पूरब की तरफ हमने 10 किलोमीटर चला दिया। फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। उत्तर किधर है भाई साहब, यहाँ पर आप हो ऊपर की तरफ उत्तर है ना, तो उत्तर की तरफ आपने कितना 10 किलोमीटर चला दिया। मतलब तन्वी यहां से चली थी और लौट घूमकर यहीं पर आ गई। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, यानी कि जहां से वो चली थी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी। भाई साहब जहां से चली थी वहीं पर है, तो कहा जा सकता है वो कुछ भी नहीं चली, वो कुछ भी नहीं चली, ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 किलोमीटर है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक ना किया हो तो एक बार क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर आप सभी लोग अवश्य कर देंगे। और इस प्रश्न को देखिए, बहुत शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कोई कतार है उसमें ए बाएं से 15वें स्थान पर है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, देख रहा होगा दिखने में कठिनाई लग रही होगी लेकिन बहुत आसान सा है। मैं आपको ऐसे समझा दूंगा पूरी मैथ, मतलब पूरी मैथ में अगर महारथी आपको बनना है, निपुण आपको बनना है, तो ये जो मॉडल पेपर वाली सीरीज चल रही है, फुल मॉक टेस्ट वाली सीरीज चल रही है, इसको साथियों डेली आप लोग लिया करो। डेली तो मैं भी नहीं डाल पाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर 3 दिन में 2 ही मॉक टेस्ट डाल पाता हूँ, ठीक है। मैं पूरी, क्योंकि क्वेश्चंस को डेकोरेट करना, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना कि जो आपके संभावित क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वही कंटेंट रखूं। क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय देखा जाए नहीं है, तो कुछ दिन आपके बचे हैं, अगर कुछ सही तरीके से इनको पढ़ाई के लिए दे दोगे तो सिलेक्शन आप बहुत आराम से आपका हो जाएगा। खैर कुल मिला के बात करते हैं प्रश्न के। अगर बात करें किसी कतार में ए, मतलब कोई सबसे पहले तो कोई कतार है, तो कोई कतार हमने यहां पर बना ली। ए बाएं से, अब देखिए बायां किधर है, बायां इधर है और दायां इधर है, मतलब दाएं से कहेगा तो इधर से इधर चलेंगे, बायां कहेगा तो इधर से इधर चलेंगे। बाएं से, ए बाएं से 15वें स्थान पर है, मतलब ये पहला हो गया। ऐसे 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 करते करते ये कहीं पर, ये मान लीजिए 15वां नंबर होगा, तो ये क्या है, ये यहाँ पर ए है बाएं से। उसके बाद साथियों कहा गया है कि बी दाएं से 7वें स्थान पर है। मान लीजिए ये आखिर नंबर है और ये ऐसे 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 नंबर कुछ होते होंगे, ठीक है, तो ये 7वां नंबर जो होता होगा ये बी का नंबर है। उसके बाद कहा गया कि इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति, यानी कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हमने बना लिए, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि और सी जो है ना वो ए के ठीक बाएं है। सी जो है वो ए के ठीक बाएं है। ए का बायां किधर होगा, ए का दायां इधर होगा, ए का बायां इधर होगा, तो ए के बाएं में है सी, ठीक है। सी जो है ए के ठीक बाएं में है, बना लिया। सी का दाएं से कौन सा स्थान है, मतलब इधर से कौन सा स्थान है, तो यहां तक तो जो नंबर आए थे वो 7 आए थे, और 3 ये हो गए नंबर, तो 7 और 3 10 हो गए, 10 और 1 ये वाला आप जोड़ेंगे 11 हो गए, यानी कि 12वां नंबर जो है वो सी का आता है। तो क्या 12 ऑप्शन में है साथियों, बिल्कुल है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द आपको चुनना है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। मुझे देखिए साथियों यहाँ पर देखिए और बताइए, क्या ये जो शब्द लिखा है ना, इसमें जो जो लेटर हैं, जो मतलब जो ऑप्शन नंबर ए में लेटर हैं, क्या वो इसमें लेटर हैं, ये आपको बताना है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी वाले को टिक कीजिए, क्या इसमें जो लेटर हैं क्या वो इसमें लेटर हैं, ये चेक करना है आपको इस प्रकार के प्रश्न में। अगर बात करें साथियों यहाँ पर बी ए आई लिखा हुआ है, तो बी यहाँ पर कहाँ लिखा है, बी ये हो गया, ए ये हो गया, आई भाई साहब कहाँ है, आई ये हो गया, एल कहाँ पर हो गया, एल आपका ये हो गया, फिर ए बी है, दोबारा से ए बी है, तो दोबारा से ए ये हो गया, बी यहाँ पर दिख रहा है, बी भाई साहब देखिए यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर शायद एक ही बार यहाँ पर बी आया है, तो ये नहीं बन सकता। यहाँ पर भी देखिए 2 बार बी आया है और यहाँ पर एक ही बार आया था, इसलिए ये नहीं बन सकता। मीट की अगर बात करें तो एम ये हो गया, ई ये हो गया, ए ये हो गया, टी है, टी साथियों टी भी नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता। बी एल यू ई देखते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग, बी ये हो गया, एल ये हो गया, उसके बाद यू आपका ये हो गया, ई ये हो गया, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द है ये बन सकता है इन लेटर से, इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि यदि आप कार चला रहे हैं तथा एक छोटा बालक आपकी कार से टकराकर घायल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। कि वहां से शीघ्र भागने की कोशिश करेंगे तो नहीं, उस घायल बालक को पास में किसी डॉक्टर के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे तो बिल्कुल, या घायल बालक को कुछ रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाएंगे, नहीं, वहां पर उपस्थित लोगों से दुर्घटना के लिए क्षमा मांगेंगे। तो अगर साथियों ऐसा कभी भी हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले उस बालक को अपने साथ ले जाना है हॉस्पिटल, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि उसके लिए एक एक सेकंड जो चल रहा है ना, वो ये समझ लीजिए मौत से खेल रहा है। एक एक सेकंड उसके लिए कीमती है। तो कुछ ना करते हुए सबसे पहले उस बालक को उठाया जाए और हॉस्पिटल ले जाया जाए। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताना है सबसे भिन्न कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला, मतलब जो रूल इसमें लगा हो, मतलब तीन ऐसे ऑप्शन है जिसमें एक ही रूल लगा है, एक ही मेथड है, सही सबका सेम है, तीन सेम है, एक अलग है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने के लिए क्या कर सकते हैं, लेटर पोजीशन साथियों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेटर पोजीशन की जब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्यू की अगर बात करें, अच्छा एक बात यहाँ पर सेम है कि यहाँ पर भी सेम लेटर है, यहाँ पर भी सेम लेटर है, यहाँ पर भी सेम लेटर है और यहाँ पर भी सेम लेटर है। तो बात करें क्यू आपका 17 पर आता है, फिर आपका 17 आएगा, एस आपका कितने पर आता है, 19 पर आता है, और टी आपका साथियों 20 पर आता है, यू आपका 21 पर, और यू आपका फिर से 21 पर, और लास्ट में भी सेम सेम आप देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ की बात करते हैं तो साथियों ये कितने पर आता है, एक पर, फिर एक पर, फिर सी आपका 3 पर, डी आपका 4 पर, और एफ आपका 6 पर, और एफ आपका 6 पर। साथियों देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, वरना इस एक क्वेश्चन में ये समझ लीजिए 50 सेकंड के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदर्श समय जो माना जाएगा इस प्रश्न के लिए, वो 50 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें पहले पहले लेटर हैं वो समान है, ये सब एक सेकंड में समझा जाता है और प्रश्न को शुरू किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर भी कितने हैं, तो एम 13 पर है, यहाँ पर भी एम 13 पर है, ओ 15 पर है, ठीक है, पी आपका 16 पर है, और क्यू आपका 17 पर, और फिर से क्यू आपका 17 पर। ठीक है, जी की बात करें 7 पर है, फिर से जी 7 पर है, आई 9 पर है, और जे आपका 10 पर है, और के आपका 11 पर है, और 11 पर है। अब यहाँ पर ये एक बात देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, कुछ भी प्लस नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ भी प्लस नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, सेम है। ठीक है, कुछ प्लस नहीं किया गया है। उसके बाद साथियों अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 17 लिखा हुआ है। ठीक है, 17 से ये कितना हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया गया है। ठीक है, 2 प्लस हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर कितना किया गया, यहाँ पर एक एक प्लस किया गया है। ठीक है, एक यहाँ पर प्लस किया गया और यहाँ पर भी एक प्लस किया गया है, यानी कि दो पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर बताइए, दो प्लस किया गया, बिल्कुल। यहाँ पर कितना, एक प्लस किया गया, और यहाँ, अच्छा यहाँ पर तो दो प्लस कर दिया गया। भाई साहब गड़बड़ है कुछ, हमको लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर कितना प्लस किया गया, यहां पर दो प्लस कर दिया गया है, यहां पर दो प्लस कर दिया गया है, यहां पर एक प्लस किया गया है, यहां पर एक प्लस किया गया है। मतलब जैसा ये था वैसे ही ये है। अब इसको देख लेते हैं, यहां पर कितना प्लस किया गया है साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर दो प्लस किया गया, यहां पर एक प्लस किया गया, यहां पर एक प्लस किया गया है। मतलब दो एक एक यहां पर भी प्लस किया गया है, दो एक एक यहां पर भी प्लस किया गया है, और दो एक एक यहां पर भी प्लस किया गया है। लेकिन यहां पर साथियों दो दो और कितना प्लस किया गया है, दो एक दो, इसलिए सबसे भिन्न जो होगा, सबसे अलग जो होगा, वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर भी आपको वही बताना है कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है। बस यहां पर प्रश्न में लिख दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से भिन्न ऑप्शन कौन सा है, भिन्न विकल्प कौन सा है। तो अगर बात करें 532 है, 734 है, 548 है, 853 है, सॉरी 751 है। तो यहाँ पर एक बार ये देखिए कि ये 5 है, ठीक, ये 32 है, कुछ करके कुछ आ रहा है साथियों। देखिए अगर इनको जोड़ोगे आप ना, तो ये वाला नंबर बनेगा। उसी प्रकार इनको जोड़ोगे तो ये वाला नंबर बनेगा, इनको जोड़ोगे तो ये वाला नंबर बनेगा, इनको जोड़ोगे तो ये वाला नंबर बनेगा। नहीं बन रहा है साथियों, यहाँ पर तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये नहीं बन रहा है और 7 है, इसलिए यही आपका अलग है और यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, अगर बात करें साथियों 225 है तो इनको ही कैलकुलेट करके ये बना होगा, 49 है इनको ही कैलकुलेट करके ये बना होगा, 121 है इनको कैलकुलेट करके बना होगा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या नंबर आ जाएगा। अगर बात करें इनको प्लस करने पर तो नहीं आएगा ये, इसलिए इनकी अगर गुणा की जाए, यानी कि 7 अट्ठे 56 हो जाएगा,
तो आएगा क्या? नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आ रहा है। अगर इनको जोड़ा जाए साथियों एक बार तो 15 हो जाएगा। तो 15 और इसका संबंध कैसे है? मेरा मानना है 15 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि 15 गुणा 15 कर दिया जाए, मतलब 15 की गुणा 15 से कर दी जाए, तो मुझे इतना तो याद है कि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और ये 225 ही है। उसी प्रकार इसको जोड़ा जाए 7 आता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 49 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, ये तो साथियों 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 6 हमें मिल चुका है, तो हमें और कितना मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए 11 बनने के लिए। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यहां पर 5 लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को मैं नहीं कहता हूं शेयर करने के लिए, लेकिन आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है और क्लास का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्रश्न पसंद आ रहे हैं, तो पहली बात तो आपको क्लास को शेयर करना है। कब? पूरी क्लास को देखने के बाद। और उसके बाद साथियों क्लास के बारे में अपना एक विचार रखना है कि क्लास आपको अच्छी लग रही है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, इसको मतलब इसमें अगर कुछ कमी है तो वो भी आप बताएंगे, ठीक है ना? वो भी आप बताएंगे, अगर कुछ कमी है तो वो बताएंगे, कुछ सुधार होने को है तो वो बताएंगे, ठीक है? और अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में बताएं। मतलब विचार आपको रखना है इस क्लास के बारे में अपना। अगर चलिए अगले नंबर का साथ यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर UHCDN है, उस जैसे इसका संबंध इससे है ना, वैसे इसका संबंध इससे होगा। अब ये कैसे? ये सीरीज वाला प्रश्न नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है, डबल यहाँ पर पॉइंट आ गए हैं, 4 पॉइंट आ गए हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो इससे हम पहचान लगाएंगे कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किस वाले ऑप्शन से होगा। लेटर पोजीशन आपको आना चाहिए, आंसर आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। यू की पोजीशन होती है 21 पर, एच की 8 पर, सी की 3 पर, डी की 4 पर, इनकी 14 पर। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों, वी की आपकी 22 पर होती है, आई की 9 पर, डी की 4 पर, ई की 5 पर, ओ की 15 पर होती है। अब यहाँ पर देखिए 21 से ये 22 हुआ है, एक बड़ा है, 8 से 9 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, 14 से 15 हुआ है, तो इसमें भी एक एक बढ़ा देना होगा। यानी कि ओ के बाद साथियों क्या आता है? पी आता है, के के बाद क्या आता है? एल आता है, जेड के बाद क्या आता है? ए आता है, एक्स के बाद वाई आता है, डी के बाद साथियों ई आता है, और क्यू के बाद साथियों क्या आता है? आर आता है। तो प्लेयर हो गया ये, तो यहाँ पर प्लेयर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए 13 का संबंध, यहाँ पर क्या सीरीज है साथियों? तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर सीरीज तो नहीं है, यहाँ पर भी साथियों थोड़ा सा ये टाइप नहीं हो पाया सही तरीके से। तो 13 का संबंध जैसे कि 156 से है, तो 17 का संबंध किससे होगा? हमें तो इतना पता है कि जब 13 का स्क्वायर करते हैं तो साथियों 169 आता है, लेकिन ये 169 से थोड़ा सा कम है। देख लेते हैं कितना कम है, देख लेते हैं साथियों कितना कम है। 156 हो गया, ठीक है, 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा, अरे भाई 13 ही कम है। मतलब 13 का स्क्वायर में 13 कम कर दोगे तो ये मिल जाएगा। उसी प्रकार 17 का स्क्वायर होता है साथियों 289, और अगर 289 में यही 17 अगर माइनस कर दें तो क्या हमें ये नंबर मिलेगा? देख लेते हैं साथियों, 2 बचा, 7 बचा, 2, यानी कि 272 के ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, और यही आपका आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को आपको मोड़ना है, काटना है और खोलना है, 3 स्टेप करना है। उसके बाद बताना है कौन सी आकृति आपको दिखेगी। प्रश्न आकृति ऊपर है, उत्तर आकृति नीचे है, ABCD 4 ऑप्शन है। चलिए देखिए आपके पास मान लीजिए ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, ठीक है, जितना आपको बता रहा हूं उतना आप समझिए। अभी ये एक कागज का टुकड़ा है, आप इस कागज के टुकड़े को यहां से मोड़ते हो, यानी कि इस पूरी पालट को इसके ऊपर कर देते हो, तो जाहिर सी बात है कागज आपके सामने कैसे आ जाएगा? इतना आपके सामने अब कागज आपको दिखेगा। अब दूसरी स्टेप में आप क्या करते हो? इस वाली पालट को इसके ऊपर ले आते हो, यानी कि कागज को यहां से मोड़ देते हो, ठीक है। तो अब आपके सामने जो कागज दिखेगा ना, वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा कागज, ठीक है, इतना बड़ा आपको दिखेगा। अब आप क्या करते हो? उसमें से इतना ये वाला पार्ट काट कर फेंक देते हो, तो अब एक तो यहां पर गड्ढा हो जाएगा। अब जब इसको इस तह यानी कि ये तह खोलोगे तो एक साथियों यहां पर भी गड्ढा आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब इस वाली तह को ऐसे में खोलोगे, यानी कि इधर लाओगे तो इधर भी एक आपको गड्ढा दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से बन नहीं पाया, एक सेकेंड।
यहाँ पर भी आपको एक साथियों गड्ढा दिखेगा, ठीक, और यहाँ पर भी आपको एक गड्ढा दिखेगा। तो कुल मिला के आकृति कैसी बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ऐसी आकृति आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है? मुझे तो साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में नजर आ रही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन होगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि संख्याओं के समान समूह को उनके सामान्य गुणों के आधार पर चुनिए। यानी कि जो इसमें लगभग लगभग मेथड लगा है, वही मेथड कौन से ऑप्शन में होगा? ऑप्शन आपके सामने साथियों कितने हैं? 4 ऑप्शन हैं। अगर बात करें 72 है, 66 है, ठीक है, या 96 है, तो इसका जैसे कि संबंध है वैसे ही आपको बताना है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए मेरी तो इतना समझ में आ रहा है कि ये भी 6 से कट जाएगा बहुत आराम से, यानी कि 6 कम 6, 6 दूना 12। ये भी 6 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा। ये भी 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 छंग 36। तो मुझे ये बताइए क्या ऐसा कोई नंबर, जरूरी नहीं 6 ही ले, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई नंबर नहीं लग रहा है कि जो इन तीनों नंबर्स को कट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या मुझे कोई एक ऐसा नंबर यहां पर हम ढूंढ सकते हैं जो इन तीनों नंबर को कट कर सकता है? नहीं। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को नंबर को कट कर सकता है? लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है साथियों जो इन तीनों नंबर को कट कर सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल 11 एक ऐसा नंबर है। 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 सत्ते 77। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सुरेश अनिल से भारी है, ठीक है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना राजू है। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। देखिए जो भी प्रश्न आपको देखने में जितना कठिन लगता है या लेंदी लगता है, तो सबसे पहले आप तो ये माना करो ये प्रश्न मेरे सामने कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। क्योंकि जिस चीज को आप जैसा मानते हो वो चीज आपके लिए वैसा ही बन जाती है। ठीक है ना? इसलिए बहुत आसान प्रश्न मैं इसलिए कहता हूं कि आपका जो डर है वो थोड़ा सा डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न, इसमें कुछ नहीं करना है कि सुरेश अनिल से भारी है, जितना कहा जाए उतना साथियों कर दो। तो सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश जो है ना अनिल से भारी। अच्छा, भारी जो होगा उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसमें पूछा जाए इसमें से सबसे हल्का कौन सा है, तो सबसे पहले जितना कहा गया उतना साथियों हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो कहा गया है सुरेश जो है वो अनिल से भारी है, सुरेश, यहां पर सुरेश लिख लिया। सुरेश जो है ना वो अनिल से भारी, यानी कि जाहिर सी बात है तो अनिल साथियों नीचे आ जाएगा। अनिल यहां पर नीचे लिख दिया, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। कहा जा रहा है कि साथियों सुरेश की अगर बात करते हैं, सुरेश जो है वो है तो अनिल से भारी, ठीक है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना राजू है। तो राजू का मतलब वजन ज्यादा है भाई साहब, राजू का वजन ज्यादा है। उसके बाद कहा गया है साथियों कि अनिल जैश से भारी है। अनिल जैश से भारी है, यानी कि जैश नीचे आ जाएगा, जैश नीचे आ जाएगा। ठीक है, कृष्ण सुरेश से भारी है, कृष्ण जो है वो सुरेश से भारी है, तो कृष्ण यहां पर आ जाएगा। अब कृष्ण यहां पर लिखें या हो सकता हो यहां पर लिखें, कुछ नहीं पता। तो कहा जा रहा है कि कृष्ण सुरेश से भारी है, या तो यहां आएगा कृष्ण या तो यहां आएगा, लेकिन राजू से हल्का है। लो समझ में आ गया, ठीक है, राजू से हल्का है, यानी कि कृष्ण जो है ना वो राजू के नीचे आएगा और सुरेश के ऊपर जाएगा। तो इसमें कहा गया, आपसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते, कोई पूछा जाता कि बताइए सबसे भारी कौन सा है, राजू है। पूछा जाता बीच का वजन किसका है, तो सुरेश का है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे हल्का कौन सा है, तो सबसे हल्का तो साथियों जयेश है। और जयेश कौन से ऑप्शन में साथियों आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सी की तरह सी तो साथियों नीचे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जयेश। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। यदि P प्रदर्शित करता है भाग को, यानी कि जहां पर भी P लिखा होगा वहां पर आप साथियों क्या मान लेंगे, भाग का निशान आप रख देंगे, इतना तो कर सकते हैं। जहां पर R लिखा होगा वहां पर आप योग का निशान यानी कि प्लस का निशान रख देंगे। जहां पर T लिखा होगा वहां पर आप घटाना यानी कि माइनस का निशान रख देंगे। जहां पर V लिखा होगा वहां पर गुणा का निशान रख देंगे। जैसे कि 12 लिखा है ना, तो 12 आप ऐसे ही लिख देंगे। और V का मतलब क्या था, V का मतलब तो साथियों गुणा था, तो गुणा रख देंगे। उसके बाद 4 रख लेंगे। R का मतलब क्या था, R किधर गया, R का मतलब था साथियों योग, तो आप प्लस रख देंगे। ठीक है, अब 16 लिख देंगे। और P का मतलब क्या है, P का मतलब है भाग, तो साथियों भाग का निशान रख देंगे और 8 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। T की अगर बात करें तो ये घटाने का निशान है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा साथियों, किसका, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा साथियों, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। चलिए,
बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि कभी भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ यानी कि ब्रैकेट दिखता है तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद डिवाइड यानी कि साथियों भाग को सॉल्व करो, उसके बाद साथियों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सॉल्व करो, और उसके बाद एडिशन को सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हमें डिवाइड को ही तो सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साथियों 2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद कहा गया इसमें गुणा को सॉल्व करो, तो गुणा को सॉल्व करते हैं। तो 12 चौक कितने होता है साथियों? 12 चौक आपका 48 हो जाता है। अगर बात करते हैं साथियों कि 48 की अगर बात करें, 48 हो जाएगा ये, ठीक है? या तो इसको जोड़ लो भाई साहब, ये 50 हो जाएगा। 50 -6 आपका कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या 44 साथियों ऑप्शन में है? तो मैं कहूंगा होना तो चाहिए, और है भी ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और अगर आपका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द आपको चुनना है। जैसे कि प्लग एक रोग होता है, प्लेग, तो प्लेग का संबंध जैसे चूहे से है, वैसे ही रेबीज का संबंध किस जानवर से होगा? तो अगर बात करते हैं साथियों, चूहा प्लेग रोग फैलाता है, चूहे के काटने से प्लेग रोग हो सकता है। उसी प्रकार रेबीज किस जानवर के काटने से होता है? तो मैं कह सकता हूं कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस है ये, ठीक है? क्या है? सिर्फ प्लस है ये। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे आप, तो 1/2 लिखा है, 1/2 लिख लिया, प्लस लगा है, प्लस लिख लिया, 1/2 लिखे, 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पर साथियों भाग का जो निशान होगा इसको आप गुणा में तब्दील करेंगे। जब गुणा में इसको बदलेंगे, लेकिन एक शर्त है गुणा में बदलने के लिए, जब भाग के निशान को गुणा में बदलें तो ये जो नंबर लिखे ना इनकी उल्टा पलटी कर लें। जैसे 1/2 लिखा हुआ है ना, तो 2/1 कर लें। इससे आसान पता क्या होगा? आसानी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 1/2 जैसा लिखा था वो लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब कुल मिला के यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 1/1 कह सकते हैं। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 2 से 2 कट गया। इस 1 की इससे गुणा हो जाएगी, 1 आ जाएगा। इस 2 की इससे गुणा हो जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। इस 2 की इससे गुणा हो जाएगी, 2 आ जाएगा। यानी कि आंसर आपके सामने क्या आएगा साथियों? 3/2 आएगा। और 3/2 कौन से ऑप्शन में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। इसलिए आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या के 4 गुना, तो पहले मान लीजिए कोई संख्या है, ये मान लीजिए कोई संख्या है, इसके 4 गुना, इसकी 4 गुना हमने कर लिया, तो संख्या के 4 गुने में 15 को घटाने पर 9 मिलता है, तो वो संख्या क्या है? यानी कि एक हिसाब से पूछा जा रहा है। वो संख्या क्या है? यानी कि एक हिसाब से पूछा जा रहा है। तो किसी संख्या के 4 गुना कर लिया, इसमें से 15 घटा दिया हमने, कहा गया है, कह रहे हैं कि 15 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या क्या है? यानी कि x क्या है? तो 4x बराबर 9 आ जाएगा। ये 15 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है? 4x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 9 और 15 आपका कितना होता है साथियों? 24 होता है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 24/4 आपका हो जाएगा। कट करोगे साथियों तो x बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि 4 4 पंजे 20, 4 छंग 24 आपके होते हैं, ठीक है? x बराबर 6 आंसर आ जाएगा, और 6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 14% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.20 है, तो मूलधन बताइए, यानी कि p बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम होगा और उसको लगाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज तो दे रखा है। यहाँ पर मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन का सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मूलधन बराबर होता है SI मतलब साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, यानी कि दर आ जाएगी, R हो जाएगा, और साथियों समय हो जाएगा। अब मूलधन की अगर साथियों बात करते हैं कैसे निकालेंगे, बराबर SI कितना है, यानी कि साधारण ब्याज ये आपके सामने दे रखा है 235.20 है, तो 235.20 है, गुणा 100 है तो गुणा 100 लगा लेंगे साथियों। अपॉन में क्या है? R इंटू टी आ जाएगा, तो R कितना है? 14% है। समय कितना बता रहा है? तो 3 वर्ष बता रहा है, ये देखिए 3 वर्ष। अब क्या करेंगे? इस जैसे पॉइंट को हटाएंगे हम, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर भी 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि फ्रेश फ्रेश आपके सामने साथियों क्या आ जाएगा? फ्रेश फ्रेश आपके सामने ये संख्या आ जाएगी, यानी कि 23,520। नीचे क्या आ जाएगा? 14 इंटू 3 आ जाएगा। तो एक बार 3 से कट करके देखते हैं। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा इधर, 3 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 आपका ये हो जाएगा, ये कट गया। अब अगर बात करें साथियों इसको किससे कट करते हैं? 2 से, 2 सत्ते 14 आपका हो जाएगा,
दो तिया आपका 6 हो जाएगा, दो नीम 18 हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा। आप 7 से डायरेक्ट कट कर लेते हैं, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा और जीरो का जीरो लग जाएगा। मतलब आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 560 आपका आंसर जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, 500 का 75% कितना होगा? आपसे पूछा जा सकता है कि 900 का 20% कितना होगा, या 100% 40% कितना होगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो कुछ नहीं, मैं आपको बता चुका हूं साथियों, ये जो का लिखा है ना, इसकी जगह पे गुणा आ जाएगा। मतलब 500 का 75%, प्रतिशत के नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। अब 25 तिया आपके 75 होते हैं, 25 चौका आपके कितने होते हैं? 100 होते हैं। मतलब 500 गुणा 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4 से कट करेंगे 500 को, 4 एकम 4 आपका हो जाएगा, एक बचेगा, 4 दूना 8 आपका हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा। और दुनिया जानती है कि 125 तिया साथियों 375 होते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि 9 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि कितने आदमी उसको 24 दिन में करेंगे? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे? 9 आदमी है, 9 आदमी है, 9 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं, तो ये हमने लिख लिया, 9 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं। कहा जा रहा है कि बताइए कितने आदमी, तो हम आदमी की मैन के बारे में पूछा जा रहा है, कितने आदमी, तो इतने आदमी 24 दिन में 24 दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि कितने आदमी उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेंगे। तो ये ढांचा कुछ बनता है। ठीक है। अब कैसे करेंगे साथियों? हमें ये निकालना है कितने आदमी। ठीक है। तो ये 9 गुणा 16, ये 24 जो है ना, ये नीचे आ जाएगा साथियों। अब इसको कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहाँ पर आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 आपका हो जाएगा। ठीक है। दो दूना 4 हो जाएगा, दो तीन आपका 6 हो जाएगा, तीन एकम 3 हो जाएगा, तीन तिया 9 हो जाएगा। यानी कि 3 दूना आपका कितना आ जाएगा साथियों? 3 दूना आपका 6 आ जाएगा। यानी कि साथियों कहा जा सकता है कि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, तो साथियों कितने? 6 आदमी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करेंगे। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। रवि एक पुरानी बाइक 4700 में खरीदता है और 800 उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है, रिपेयरिंग में 800 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह बाइक को 5800 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो साथियों अगर बात करें 4700 में तो उसने बाइक को खरीदा है, 800 उसने रिपेयरिंग के लिए लगवा दी, यानी कि कुल मिला के उसको बाइक कितने की पड़ती है साथियों? बाइक उसको 5500 की पड़ती है। ठीक है। 5500 रुपए में उसने बाइक को खरीदा है और उसने 5800 रुपए में बाइक को बेच दिया है। यानी कि बच्चा बच्चा साथियों बता देगा कि 300 का उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस सवाल में पूछा गया है कि उस लाभ को प्रतिशत में बदलकर बताइए। ठीक है। तो लाभ को प्रतिशत में भी बदल देंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि 300 का लाभ निकालना है तो 300 इंटू 100, बहुत बार बता चुका हूं, और ये क्रय मूल्य पर निकलता है। मतलब जो उसने 4700 में तो बाइक खरीदी है, 800 उसने मरम्मत के लिए भी तो लगाए हैं। ठीक है। तो ये 5500 पर आपका जो है वो लाभ निकलेगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा साथियों? 5500 आ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब आपके सामने 300/55 है, तो साथियों 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, पाँच छंग आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा और ये जीरो लग जाएगा। अब 60/11 को कट कर लो, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 बचेगा, तो 5 बचेगा, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा? 11 चौक आपका 44 हो जाएगा। मतलब 11 चौक आपका ये 44 हो गया। फिर कितना बचा? 6 बचा, तो पॉइंट लगा था, जीरो बढ़ा लिए, 60 बच गया। यानी कि 11 पंजे फिर 55 ले लेंगे। मतलब आंसर कुल मिला के पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए होते हैं। प्रॉफिट आपका जो निकलेगा वो 5.45% का निकलेगा। मतलब 5.5% का उसको जो है वो प्रॉफिट हुआ है। और 5.5% ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? 5.45% ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है बताइए। चलिए, यदि एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग साथियों कैसे बन सकता है? वर्ग कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण, ये विकर्ण क्या शब्द है? विकर्ण की अगर बात करें तो ये जो होता है ना साथियों, ये इसकी लंबाई जो होती है, जो अभी मैंने रेखा खींची, इसकी साथियों 20 लंबाई है, ये विकर्ण होता है। अगर हमें साथियों इसकी लंबाई पता चल जाए ना, एक की, तो हम क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर है नहीं। तो एक वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, किसका? वर्ग के
विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप लोग देख लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है साथियों? a√2 उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? क्या साथियों फॉर्मूला होता है? a√2 उसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग का विकर्ण तो यहाँ पर बताया गया है कि 20 है, ठीक है, यानी कि a√2 की वैल्यू क्या यहाँ पर बताई गई है? 20 है। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई। a बराबर क्या हो जाएगा? 20/√2 हो जाएगा। 20/√2 हो जाएगा। मतलब मैं आपसे ये बता रहा था अभी कुछ देर पहले कि इसकी लंबाई अगर हमें पता चल जाए ना, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई हमें पता चल गई है, ये हम a मानते हैं, ये भी a मानते हैं, ये भी a मानते हैं, ये भी और ये भी, और a हमें पता चल गया है। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू क्या है? 20/√2 है, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा? 20/√2 पर क्या आ जाएगा साथियों? क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो जब 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो साथियों 400 हो जाएगा। लेकिन रूट की अगर बात करें ना, कि रूट के ऊपर अगर हम इस तरह से लिखते हैं साथियों, देखिए √2 इंटू √2, तो सिर्फ दो निकल कर आता है, मतलब दो बचता है, तो इसलिए यहाँ पर दो आ जाएगा। अब ये दो 400 से कटेगा तो साथियों 200 आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 200 वर्ग मीटर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमाह 5250 की बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी है? तो अच्छा सवाल है साथियों। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। खर्च, ये एक क्या लिखा? एक कुछ नहीं होगा, ये देखिए 65% जब खर्च करता है तो कहा जा सकता है कि 35% बचाता होगा। ठीक है, अरे भाई 100% उसकी आय है, जब 65 रुपए खर्च कर लेता है तो 35 ही तो बचेंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि 5250 रुपए की बचत करता है, यानी कि जो 35% है ना, ये किसके बराबर है साथियों? 5250 रुपए के बराबर है। जब साथियों हमें ऐसी कंडीशन मिल जाए कि 10% जो है ना, 10% जो है ना वो 250 है, तो 100% बहुत आराम से हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं साथियों? ये 10 इधर आ जाएगा, मतलब 250 बटे में 10 आ जाएगा, और 100% इसको बनाना है तो 100 से गुणा हो जाएगी, ये निकल जाएगा। इससे ये कट जाएगा, मतलब 2500 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अब हम शुरुआत कर देते हैं इस प्रश्न की। जब 35% 5250 है तो 100% साथियों कितना होगा, ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। 5250 अपॉन में साथियों 35, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 5 से, तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 5 सत्ते आपके 35 हो जाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, और ये आ जाएगा। मतलब एक तरफ है 750 और गुणा 20 है, मतलब 75 दूना होते 150, और 2 जीरो और लग जाएंगे, इसलिए 15,000 आपके बन जाएंगे। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी कि 100% जो है वो अमाउंट कितना होगा? 15,000 होगा। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यापारी के पास कुछ वस्तुएं हैं, 40% वस्तुएं बेचने के बाद उसके पास 420 वस्तुएं बचती हैं, उसके पास कुल कितनी वस्तुएं? सेम पिछली बार की तरह ये प्रश्न है। एक व्यापारी के पास कुछ वस्तुएं हैं, 40% जब उसने वस्तुएं बेच दी तो जाहिर सी बात है उसके पास 60% वस्तुएं बची। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 420 वस्तुएं बची, तो यानी कि 60% की जो वैल्यू है वो 420 के बराबर है। इसको भी 100% में बदल लो, क्योंकि यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो 420 भाग 60 गुणा 100, गुणा गुणा 100 आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 7 गुणा 100 आपका 700 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका आपके समक्ष जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या हो तो उसकी परिधि कितनी होगी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो सकती है? आर यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो एक वृत्त क्या होता है साथियों? वृत्त की अगर बात करें तो एक वृत्त, इसकी बात चल रही है, एक सेकेंड, वृत्त आपका ये हो जाएगा। और त्रिज्या क्या होती है? अब इस वृत्त के बीचों बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो ये क्या कहलाई जाती है भाई साहब? ये इसको त्रिज्या कहा जाता है, और इसको आर कहा जाता है, आर भी कह सकते हैं, रेडियस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है, तो उसकी परिधि क्या होगी? परिधि क्या होती है? ये पूरी परिधि होती है, इसकी अगर लंबाई मालूम पड़ जाए ना, ये परिधि ही कहलाई जाती है। तो अरे भाई साहब, ये जो इसका एक सूत्र आएगा, वृत्त की
परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है, वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर साथी हो सकता हो ये आपका पाई बना हो, सही तरीके से टाइप ना हो पाया। 2 पाई आर, इसमें भी दिक्कत है, मतलब 2 पाई आर कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा। देखिए होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रश्न को चेंज करना होता ना तो आपसे ये कह दिया जाता कि ये 7 है, यानी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर ना लेकर 7 ले लेते, 7 ले लेते या कुछ भी ले लेते, 7 हो तो उसकी परिधि बताइए, वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र तो आपको पता है 2 पाई आर होता है। अब 2 की जगह पर 2 लग देंगे, 22 की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, त्रिज्या ये आर ही तो होती है, तो 7 आ जाएगी। मतलब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, और 22 दूना कितना होता है, 44 होता है, तो 44 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूत्र पूछा था उसका, तो इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा, 2 पाई आर के साथ। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए आपने बोर्डमास का रूल पता होगा, ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, यानी कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड होगा, भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा, फिर प्लस या माइनस में से कुछ भी। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर साथियों बार लगा हुआ है। अब बार का क्या काम होता है, कभी भी ऐसे प्रश्न में आपको बार दिखे ना, तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये भी आप नहीं देखोगे कि -8 है, -5 है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, ये दोनों साथियों माइनस होंगे, क्योंकि बार माइनस के ऊपर नहीं है, 8 -5 के ऊपर है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी साथियों, 8 में से 5 जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों 3। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे 7 लिखा था वैसे ही 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर साथियों बात करें तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 7 में से 3 जाएगा आपका 4 बचेगा, ये ब्रैकेट में है अभी भी। अब यहाँ पर 2 है प्लस आपका 6 है, ठीक है, इतना मैं लिख रहा हूँ अभी, इतना ये। अब इसको नहीं सॉल्व करें, क्योंकि अंदर अंदर वाला जो है पहले उसको सॉल्व करना है। अब साथियों इसकी ये एक तरीके से गुणा ही तो लगा है, तो 2 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 8 आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। लेकिन 14 किसका मान आया है, यहां से लेकर तक का साथियों, यहां तक का 14, इस पूरे का 14 मान आया है, लेकिन ये माइनस लगा है, तो ये आपका साथियों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, और 18 लिखा है, ये भी हम लोग यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर साथियों बात करें 5 में से 14, यानी कि 14 में से 5, तो माइनस का माइनस होगा और माइनस का ही नंबर आएगा, तो 14 में से 5 जाएगा, माइनस का 9 बचेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है अभी भी, और ये -18। अब माइनस माइनस क्या होगा साथियों, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। 9 और 18, मतलब 18 + 9 साथियों कितने होते हैं, 27 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपको साथियों बताना है क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी साथियों सही तरीके से टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है। ये जो घात है ना, घातें हैं, ये घातें नीचे आ गई हैं। सही तरीके से सवाल कैसे होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये है, 3 की घात आपकी 7 है, और गुणा है, फिर 3 की घात साथियों कितनी है, 4 है, और फिर भाग का निशान है साथियों, और 3 की घात कितनी है, 8 है। इसको आपको सरलीकृत करना है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा, हर टाइप का अगर ऐसा कैसे भी प्रश्न आ जाए, जो भी नंबर लिखे हो आप बहुत आराम से कर डालोगे। देखिए ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, अगर जो बेस वाले नंबर है वो नंबर सेम है और घाते अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बीच में गुणा का निशान लगा है, तो क्या करोगे, घाते जोड़ दोगे। मतलब ये सेम सेम नंबर है तो इन दोनों नंबर को एक बार लिखोगे, और घाते जो है ऊपर की वो जोड़ दोगे, ठीक है। जुड़ गया। ये भाग का निशान लगा था, भाग लगा दिया। अब साथियों 3 की घात कितनी थी, 8 थी, यानी कि जो हमारे पास साथियों बनकर आता है वो 3 की घात 11 भाग 8 की घात, सॉरी 3 की घात 8, ठीक है। 3 की घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर अगर सेम हो और गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर नंबर सेम हो और भाग का निशान हो तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो अब अगली स्टेप क्या आएगी साथियों, 3 की घात 11 - 8, ठीक है। अगर नंबर सेम होंगे और गुणा लगा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, नंबर सेम होंगे और भाग का निशान होगा तो घातें माइनस हो जाएंगी। तो 3 की घात साथियों कितनी आ जाएगी, 3 की घात 3 आ जाएगी, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 बार लिखना है, और 3 3 9, 9 3 27, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 27 वाले ऑप्शन के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है। तो सिंपल से साथियों, सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे, 24 लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, और इसका एलसीएम निकाल देंगे। चलिए
सबसे पहले इसको साथियों 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, 2 छंग आपका 12 आ जाएगा, 2 नीम 18 आ जाएगा, 2 धाम 10 आ जाएगा। जब तक 2-2 से कटेगा, 2-2 से हम काटते रहेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। जो नहीं कटेगा उसे ऐसे ही लिख देंगे। आप साथियों के 2 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 3 ले लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप साथियों को 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 जैसा है वैसे लिख देंगे। अब ये 5 से कटेगा साथियों, ये आपका 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अब सबकी गुणा कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तियां कितने होते हैं साथियों, 24 होते हैं। ये तो हमने 24 लिख लिया। और 3 पंजे कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 24 गुणा 15 करा लो भाई साहब। ठीक है, 24 पंजे मुझे याद है कि 120 होता है और 24 एकम 24 होता है। इसलिए साथियों 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। यानी कि आंसर आपका आपके सामने जो आएगा वो 360 आएगा। और जिनका आंसर 360 है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। तो अगर बात करें क्या ये 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो देख लेते हैं। 9 पंजे 45, 9 छंग आपके 54 होते हैं और 9 एकम 9 होता है, ये तो विभाजित हो गई। इसको देख लेते हैं साथियों एक बार। 9 पंजे 45, 9 छंग आपके 54, ठीक, 9 पंजे 54, 9 पंजे 45, 9 छंग 9 सत्ते 63, 9 सत्ते आपके 63 हो गए। ठीक, ये 3 बचा, ये 37 हो जाएगा। 9 चौक आपके कितने होते हैं, 36 होते हैं। एक बचा आपका 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। तो ये भी बिल्कुल कट जा रही है। इसकी अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये 9 से कटेगा क्या, तो 9 नीम 81 हो जाएंगे, फिर 9 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा ना, हाँ 8 बचेगा, फिर 9 नीम 81 हो तो ये भी कट हो जाएगा। इसकी बात करें साथियों, 9 पंजे 45, 9 छंग 9 9 अट्ठे 72, तो 9 अट्ठे 72 तो कट रहा है, लेकिन 6 नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो ये साथियों 9 से नहीं विभाज्य है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए चलिए, तो 56 25 का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है। तो 56 25 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है भाई साहब, हम वर्गमूल यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5 से कट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से कट होगा नहीं। 5 से समझ में आया, 5 से कट हो जाए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आपका हो जाएगा। 2 बचेगा 25, 55 25 आपका हो जाएगा। फिर से 5 से कट करते हैं, 11 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 1 बचेगा ना तो 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 हो गया, 55 25 हो जाएगा आपका। फिर साथियों ये 5 से कट करते हैं, इसको हम लोग 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 नीम 45, सॉरी 25 हो जाएगा ना, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब इसको साथियों 3 से कट करते हैं, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर से साथियों 3 से कट करते हैं, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे आपका क्या हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब ये साथियों जो है ना, ये 5 से कट कर लेते हैं हम लोग। ये साथियों 5 से कट कर लिए तो 5 एकम आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर्स आए ना साथियों, ये आए। मतलब कुल मिला के अगर साथियों बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि 5 गुणा 5 ये नंबर आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया और फिर साथियों 5 आया। ये वाले नंबर हमने लिखे हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर आपके सामने देगा और पूछा जाएगा उसका वर्गमूल निकालना है, तो पहला प्रोसेस आप ये करेंगे। फिर ये वाले नंबर जो हैं उनको इस प्रकार से लिख लेंगे, अंडर रूट में रख लेंगे। और जो दो दो नंबर है ना, दो दो नंबर उनको एक एक कर लेंगे। जैसे कि 2 बार 5 लिखा है तो 1 बार 5 लिख लेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका है। 2 बार 3 लिखा है तो 1 बार 3 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी तो 2 ही बार 5 लिखा है, 1 5 ये और 1 5 ये, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो 55 25 और 25 तियां 75 आपका हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 75 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 75वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, पूछा आपसे जा रहा है कि 800 का 7/16, ठीक है, इतना जो है वो 240 के 8/15 से कितना अधिक है। मतलब पहली बार अगर बात करें साथियों, आपको जो स्टेप सॉल्व करना है ना, वो पहली बार में इतना स्टेप सॉल्व करना है, ये इतना इतना। और दूसरी बार में अगर बात करें, एक सेकंड गलत हो गया, इतना सॉल्व करना है ये। ठीक है, और दूसरी बार में जो है वो इतना सॉल्व करना है। मतलब पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो है वो इससे कितना अधिक है। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता, एक सेकंड में आपको समझा देता हूं। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता और यहाँ पर 4 लिखा होता, तो पूछा जाए 5 जो है वो 4 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। कुछ नहीं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि 8 का
ठीक है, सॉरी 800 का की जगह पर गुणा आएगा, तो 800 का 7/16 ये कितना बनता है? तो 16 एकम 16, 16 पंजे आपका 80 हो जाएगा, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा और जीरो लग जाएंगे, यानी कि 350 इसकी वैल्यू है। अब देख लेते हैं 240 की, 240 गुणा 8/15, ठीक है। अब देख लेते हैं साथियों, इसको किससे कट कर दें? 3 से कट कर लेते हैं, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, मतलब 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128 होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये नंबर जो है ना, इससे कितना अधिक है, तो भाई इनका डिफरेंस निकाल लो, इनको माइनस कर लो, पता चल जाएगा कितना अधिक है। कितना अधिक है पता चल जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 2 बचा। तो कितना अधिक है साथियों? 222 अधिक है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 29 व्यक्तियों के किसी समूह में एक नया व्यक्ति आ जाता है, और नए व्यक्ति के आ जाने से व्यक्तियों की जो औसत आयु थी 1 वर्ष बढ़कर 31 हो जाती है, यानी कि पहले 30 थी, ठीक है, अब 31 हो गई। नए व्यक्ति की आयु कितनी? कहा जा रहा है कि पहले जब 29 लोग थे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी जितने भी लोग हैं उनका योग और बटे जितने लोग हैं उनका नंबर यहां लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब 29 व्यक्ति थे, 29 व्यक्ति थे, टोटल कितने लोग थे? 29 लोग थे। और इनका साथियों, इनका औसत कितना था? अभी एक लोग जुड़ा है ना, तो 1 वर्ष बढ़कर 31 हो गया, मतलब पहले कितना होता? पहले 30 होता, ठीक है। तो लोगों का योग टोटल कितना है ये हम निकाल लेते हैं इससे। तो 29 की गुणा 3 से कराएंगे साथियों, 3 नीम आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 6 7 8, मतलब 87 और जीरो लग जाएगा। मतलब 29 लोग हैं, ठीक है, इनका औसत 30 आ रहा है, तो अगर इनको टोटल करें तो 870 आएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब अगर लोग कितने हो जाते हैं? 30 लोग हो जाते, मतलब एक लोग बढ़ा, तो जाहिर सी बात है 29 से कितने लोग हो जाएंगे? 30 लोग हो जाएंगे। जब 30 लोग हो गए, 30 लोग हो गए, तो औसत कितना हो गया? 1 वर्ष बढ़ गया, पहले आपका 30 था, अब 31 हो गया, तो 31 आपका ये हो गया। तो सॉरी, तो अब इनका योग कितना बनेगा? 3 एकम 3, मतलब 31 की 3 से गुणा करोगे, 3 तिया 9, 980 बन जाएगा। मतलब जब 29 लोग थे तो योग था 870, जब एक बढ़ गए 30 लोग हो गए तो योग हो गया 930। तो यही तो पूछा जा रहा है, नए व्यक्ति की जो आयु होगी ना, वो क्या 930 में से साथियों घटा लेंगे 870 को। इसको घटा लो भाई, ठीक है। 0 आ गया, 13 में से जब 7 जाएगा तो आपका ये 6 आ गया, ठीक है, 60 आ जाएगा। मतलब आंसर आपका जो जाएगा वो 60 वर्ष के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 200 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में, मतलब एक टैंक है, कुछ भी है, मान लीजिए 200 लीटर है, ठीक है, इसमें दूध भी है और पानी भी है, इनका मिश्रण है, पूरा दूध भी है और पानी भी है, इनके मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है, मतलब अगर दूध 9 है तो पानी 1 है, दूध अगर 9 किलो है तो पानी 1 किलो है, ऐसे कहा जा सकता है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, हम निकालेंगे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दूध की मात्रा पूछिए, दूध की मात्रा 9 है, तो 200 तो कुल मिला के दूध है, 9 किसकी निकालना है? 9 की निकालना है। टोटल कितना है? मतलब ये टोटल जो है वो 10 है ना, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये क्या निकलेगा साथियों? ये दूध कितना है आखिर, ये निकलेगा टैंक में आज। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, यानी कि 180 लीटर तो क्या हो गया साथियों? दूध हो गया। तो अब पानी कितना निकलना चाहिए? पानी 20 निकलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे तरीके से निकाले तो कैसे निकालेंगे? 200 लीटर कुल दूध है, पानी का अनुपात 1 है तो 1 लिख देंगे, नीचे टोटल वैल्यू कितनी आएगी दोनों की? 10 आएगी, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, यानी कि 20 साथियों क्या निकलेगा? 20 आपका निकलेगा पानी। तो 180 लीटर दूध हो गया, 20 पानी हो गया, कुल मिला के साथियों 200 लीटर ही हो गया। तो कुल मिला के दूध पूछा था, दूध तो 180 लीटर है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, पूछा आपसे जा रहा है कि एक बस दो स्थानों के बीच की 504 किलोमीटर की दूरी है, इसको 4.5 घंटे में तय कर लेता है। मतलब एक दूरी है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर की दूरी है, और इसको कितने समय में तय कर लेता है? 4.5 घंटे में तय कर लेता है। तो चाल आपसे पूछा जा रहा है। चाल बराबर साथियों क्या होता है? चाल बराबर होती है दूरी अपॉन में समय, बटे समय।
तो दूरी कितनी है साथियों? दूरी तो साथियों आपकी ये 504 किलोमीटर और समय कितना है? 4.5 घंटे, तो 4.5 यानी कि ये पॉइंट हटेगा साथियों, ये जीरो बढ़ जाएगा। 5 से कट कर लेते हैं, 5 नीम आपका 45, 5 एकम 5, जीरो लग गया। ठीक है, अब जब डबल नंबर को एक साथ कट करते हैं ना तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 5 अट्ठे 40 आपका हो गया। ठीक है, 9 की अगर बात करें, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, एक लग जाएगा, 10 हो जाएगा उधर, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर एक लग जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि साथियों 112 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 10 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? अगर मैं आपको कहूं साथियों 50 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो आप बता दोगे 50% है। लेकिन 10 पैसे की अगर बात करें तो कितना होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। किसका प्रतिशत निकालना है? 10 पैसे का प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 लगाया जाता है, और नीचे कितना है साथियों? 1 रुपया है ना, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 पैसे लिख दिए। अरे भाई पैसा इसको बदलना है ना, पैसा, तो इसको भी पैसे में ही बदलना पड़ेगा, इसलिए 100 से कुल मिला के 100 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, और यही साथियों क्या हो जाएगा? यही आपका प्रतिशत हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है कि विनीत एक रेडियो को 4100 रुपए में बेचता है और 300 हानि प्राप्त करता है, टेलीविजन का लागत मूल्य क्या होगा? 90% लोग इस सवाल को गलत करेंगे और एग्जाम में आएगा वहां पर भी गलत कर डालेंगे। तो अगर बात करें साथियों, देखिए अगर आपके प्रश्न में लिखा हो कि कोई चीज है वो 4100 रुपए में बेची जाती है और 300 की हानि प्राप्त करता है, मेन बात यहां पर 300 की हानि प्राप्त करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि अगर बात करें, और टेलीविजन का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, टेलीविजन का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो लागत मूल्य क्या होगा? 4100 प्लस 300, ये आपका लागत मूल्य होगा। ठीक है, अब इंसान क्या बता देता? इंसान इसको माइनस कर देगा, माइनस नहीं होके 4100 में अगर बेच रहा है और 300 की उसको हानि हो रही है, यानी कि 4100 प्लस 300 होगा, तो कुल मिला के साथियों कितना हो जाना चाहिए? 4400 हो जाना चाहिए। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो ये साथियों पूरा मॉक टेस्ट हमने देखा, जैसा पेपर आता है वैसे पूरे पेपर को बनाने की कोशिश की गई है। 80 प्रश्नों में साथियों आपकी तैयारी तो बूस्ट हुई होगी, कहीं ना कुछ बहुत सारा आपने सीखा होगा। ये मॉक टेस्ट की अगर बात करें साथियों, कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इसमें कोई कमी है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो सुधार अवश्य होगा। और ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी, क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अवश्य बताएंगे। अगर इस मॉक टेस्ट में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को कम से कम 2 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में।